नमस्ते और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक भारतीय फार्मा कंपनी इंडोको रेमेडीज लिमिटेड की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास कंपनी की हालिया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस हैं, अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और जाहिर है सारे वित्तीय आंकड़े भी। तो आज का मिशन एकदम साफ है, इन सभी स्रोतों को खंगालकर ये समझना कि इंडोको रेमेडीज की असल कहानी क्या है। क्या ये एक मजबूत बिजनेस है जो बस एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, या इसकी बुनियाद में ही कोई समस्या है? हाँ, चलिए इसकी परतें खोलते हैं। और इस विश्लेषण में उतरने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि इस चर्चा से आपको कोई नई जानकारी या वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारी अगली गहरी पड़ताल की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इंडोको रेमेडीज आखिर करती क्या है, इसका बिजनेस इंजन क्या है? देखिए, इंडोको एक मुंबई बेस्ड फार्मा कंपनी है और इसका काम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ है। अच्छा, कौन कौन से? पहला है फॉर्मुलेशन, मतलब वो तैयार दवाएं जो हम और आप डॉक्टर के कहने पर खरीदते हैं। ठीक है। और दूसरा है एपीआईज, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसे आप दवा बनाने का मुख्य कच्चा माल समझ सकती हैं। अच्छा, तो ये तैयार दवाएं भी बनाते हैं और उन्हें बनाने का कच्चा माल भी। लेकिन इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? अगर हम ताज़ा तिमाही के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। इनकी कुल कमाई का लगभग 53% हिस्सा भारत में बेची जाने वाली दवाओं से आता है। 1 मिनट, 53% सिर्फ घरेलू बाजार से? हाँ बिल्कुल, जिसे हम डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कहते हैं। 36% आता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, मतलब एक्सपोर्ट से, और करीब 10% एपीआईज की बिक्री से। ये तो काफी ज्यादा है। मतलब 55 देशों में मौजूदगी के बावजूद कंपनी की नैया तो असल में भारतीय बाजार ही पार लगा रहा है। हाँ, और ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। एक तरफ ये मजबूती है क्योंकि भारतीय फार्मा बाजार लगातार बढ़ रहा है और यहाँ इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी? IQVIA के आंकड़ों के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन के मामले में ये 20वें स्थान पर हैं और कुल बिक्री में 31वें। इनके पास 2,40,000 से ज्यादा डॉक्टरों का एक मजबूत नेटवर्क है। और इनके ब्रांड्स, क्या कोई जाने पहचाने नाम है? जरूर, इनके 45 प्रोडक्ट्स अपने अपने सेगमेंट में टॉप 5 में हैं। साइक्लोपाम, ऑक्सीपॉड, फैब्रिक्स प्लस और सेंसोडेंट के जैसे नाम तो शायद सबने सुने ही होंगे। हाँ, ये नाम तो काफी कॉमन है। तो घरेलू बिजनेस इनकी नींव है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में क्या कोई खास बात है? बिल्कुल, वो है इनकी मोट, यानी इनकी प्रतिस्पर्धी बढ़त। मोट मतलब जैसे पुराने किलों के चारों तरफ खाई होती थी? एकदम सही। इंडोको के लिए ये खाई है इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता। इनके पास 11 प्लांट्स हैं जिन्हें US FDA और UK MHRA जैसी दुनिया की सबसे सख्त एजेंसियों से मंजूरी मिली हुई है। और ये मंजूरी मिलना इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि इसे पाने में सालों और करोड़ों रुपए लगते हैं। ये एक तरह से क्वालिटी की गारंटी है और इसी के दम पर इन्हें अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में दवाएं बेचने का लाइसेंस मिलता है, जहां प्रॉफिट मार्जिन अक्सर ज्यादा होता है। समझ गए। तो एक बार ये मंजूरी मिल गई तो छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स आसानी से आपके मार्केट में घुस नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि इनके पास ब्रांड्स हैं, डॉक्टरों का नेटवर्क है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घुसने के लिए लाइसेंस फी। लेकिन क्या ये सब मिलकर कंपनी के लिए पैसा बना पा रहे हैं? P&L स्टेटमेंट में क्या चल रहा है? देखिए, यहीं पर कहानी में एक मुश्किल मोड़ आता है। अगर हम बिक्री यानी रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो पिछले कुछ सालों में ये काफी धीमी रही है। कितनी धीमी? मार्च 2022 में इनकी कंसोलिडेटेड बिक्री करीब 1,541 करोड़ रुपए थी, जो पिछले 12 महीनों में बढ़कर 1,725 करोड़ हुई है। मतलब 5 साल की औसत वृद्धि सिर्फ 8.5% के आसपास है। फार्मा सेक्टर के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन असली समस्या बिक्री में नहीं, मुनाफे में है। चलिए EBITDA को देखते हैं। EBITDA यानी कंपनी की कोर बिजनेस की कमाई, है ना? ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले वाली। एकदम सही। ये बिजनेस की असली सेहत बताता है और इंडोको की सेहत इस मामले में बहुत अच्छी नहीं है। मार्च 2022 में कंपनी का EBITDA 328 करोड़ था और अब TTM यानी पिछले 12 महीनों में ये घटकर सिर्फ 72 करोड़ रह गया है। क्या 328 करोड़ से सीधे 72 करोड़? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, बहुत तेज गिरावट है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है EBITDA मार्जिन। मार्च 2022 में कंपनी 21% के एक बहुत अच्छे मार्जिन पर काम कर रही थी। मतलब हर 100 रुपए की बिक्री पर 21 रुपए का ऑपरेशनल प्रॉफिट। बिल्कुल।
लेकिन टीटीएम में ये मार्जिन घटकर सिर्फ 4% रह गया है। 4%? मतलब अब 100 रुपए की दवा बेचकर सिर्फ 4 रुपए कमा पा रहे हैं। ये तो बिजनेस के इंजन के फेल होने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चिंता है। और जब हम सारे खर्चे और टैक्स चुकाने के बाद शुद्ध लाभ यानी पीएटी पर आते हैं तो तस्वीर और भी खराब हो जाती होगी। हाँ, कंपनी मुनाफे से सीधे घाटे में चली गई है। मार्च 2022 में जहां 155 करोड़ का शुद्ध मुनाफा था, हाँ, वहीं टीटीएम में ये 115 करोड़ के घाटे में बदल गया है। एक मिनट, 155 करोड़ के मुनाफे से सीधे 115 करोड़ का घाटा, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्या हो गया अचानक? इसकी कई वजह हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मुख्य कारण अमेरिका में रेगुलेटरी समस्याएं और कुछ नए बिजनेस में भारी निवेश हैं जिनसे अभी कमाई शुरू नहीं हुई है। समझ गए। अगर मुनाफा इतना कम हो गया है तो इसका असर कंपनी की तिजोरी पर भी पड़ा होगा। कंपनी पर कर्ज का क्या हाल है? ये अगला महत्वपूर्ण सवाल है। पहले बैलेंस शीट को देखते हैं। जून 25 तक के आंकड़ों के हिसाब से कंपनी पर कुल 951 करोड़ का कर्ज था और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो वो 0.68 है, जिसे थोड़ा ज्यादा माना जाएगा। ये दिखाता है कि कंपनी अपनी जरूरतों के लिए कर्ज पर काफी निर्भर है। तो क्या ये एक रेड फ्लैग है? देखिए, मैनेजमेंट का कहना है कि ये कर्ज मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लान और गोवा प्लांट को सुधारने जैसे जरूरी निवेशों के लिए लिया गया है। लेकिन हाँ, इतना कर्ज और घटता हुआ मुनाफा, ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और कैश का क्या बिजनेस से असली कैश आ रहा है? मतलब ओसीएफ कैसा है? यहाँ एक राहत की बात है। कंपनी घाटे में जरूर है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओसीएफ अभी भी पॉजिटिव है। मतलब कागजी घाटे के बावजूद बिजनेस से कैश अंदर आ रहा है। तो ये अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन इसमें भी एक लेकिन है। मार्च 2022 में कंपनी ने 174 करोड़ रुपए का कैश अपने ऑपरेशन से बनाया था, जो मार्च 2022 में घटकर 95 करोड़ रुपए रह गया। मतलब कैश आ तो रहा है, पर उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे सरल भाषा में समझूं तो बैलेंस शीट पर कर्ज का मीटर खतरे के निशान के पास है, लेकिन राहत की बात यह है कि घर में कैश अभी भी आ रहा है, भले ही नल थोड़ा धीमा हो गया हो। एकदम सही सारांश है। ठीक है, पैसा तो लग रहा है, पर क्या उस पैसे से पैसा बन भी रहा है? मतलब कंपनी अपने पैसे का इस्तेमाल कितनी कुशलता से कर रही है? आरओई और आरओसीई की क्या कहानी है? ये किसी भी बिजनेस के प्रदर्शन का लिटमस टेस्ट होता है ना? पहले आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के लगाए गए हर रुपए पर कितना कमा रही है। और वो कितना है? पिछले साल का आरओई था -7%। नेगेटिव। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर रिटर्न कमाने के बजाय कंपनी उनकी वैल्यू घटा रही है। ये निवेशकों के लिए बहुत ही खराब संकेत है। बिल्कुल, और यही कहानी आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी दिखती है। आरओसीई की ये बताता है कि कंपनी अपने कुल कैपिटल यानी शेयर होल्डर्स के पैसे और कर्ज दोनों को मिलाकर कितना रिटर्न बना रही है। और वो आंकड़ा वो भी नेगेटिव है, -0.49%। और इसमें भी तेज गिरावट आई है। मार्च 2022 में ये 23% पर था। तो दोनों ही रेशियो यही बता रहे हैं कि कंपनी ने जो भी पैसा बिजनेस में लगाया है, चाहे वो शेयर धारकों का हो या उधार लिया हुआ, वो फिलहाल कोई कमाई नहीं कर रहा। सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, हाल के दिनों में कंपनी की कैपिटल एफिशिएंसी मतलब पैसे से पैसा बनाने की क्षमता बहुत खराब हुई है। ठीक है, तो तस्वीर तो काफी चिंताजनक है। बिक्री धीमी, मुनाफा घाटे में, कर्ज ज्यादा और कैपिटल पर कोई रिटर्न नहीं। मैनेजमेंट इस मुश्किल से निकलने के लिए कर क्या रहा है? भविष्य के लिए कोई ग्रोथ प्लान है? हाँ, मैनेजमेंट ने भविष्य के लिए एक साफ रणनीति तैयार की है, जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। बताइए वो क्या है? पहला है मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लान या एमएमपी। कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए ये प्लान लगभग पूरा कर लिया है। इसका सीधा असर यूरोप के बिजनेस पर पड़ेगा, जहां मार्जिन सुधरने की उम्मीद है। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है ओटीसी यानी ओवर द काउंटर बिजनेस। कंपनी वॉरेन रेमेडीज नाम की अपनी सहायक कंपनी के जरिए इस स्पेस में बड़ा दांव खेल रही है। ये वो दवाएं हैं जिन्हें खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। इसमें ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है, लेकिन ये अभी शुरुआती निवेश के दौर में है, इसलिए फिलहाल ये मुनाफे पर बोझ डाल रहा है। ये वॉरेन रेमेडीज में इतना निवेश क्यों लग रहा है? क्या ये सेंसोडेंट के जैसे ब्रांड्स को सीधे केमिस्ट की दुकान पर बड़े पैमाने पर बेचने जैसा है? आप सही समझ रही हैं। ये एक पूरी तरह से अलग बिजनेस बनाने जैसा है, जिसके लिए अपनी सेल्स टीम, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए। ये एक लंबा खेल है।
और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है यूएस मार्केट में वापसी। कुछ समय पहले कंपनी के गोवा प्लांट को यूएस एफडीए से एक वार्निंग लेटर मिला था, जिससे इनका पूरा अमेरिकी बिजनेस ठप हो गया था। हाँ, ये तो बहुत बड़ा झटका था। अच्छी खबर यह है कि कंपनी ने जरूरी सुधार किए हैं और हाल ही में यूएस एफडीए ने प्लांट की 4 में से 2 लाइनों पर उत्पादन फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। अगर आने वाले ऑडिट सफल रहते हैं तो यहां से बिजनेस में बड़ी रिकवरी हो सकती है। ये तो हुई उम्मीद की बातें, लेकिन सबसे बड़ी तलवार कौन सी लटक रही है? रेड फ्लैग्स क्या हैं? सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो वही यूएस एफडीए वार्निंग लेटर ही है। जब तक ये पूरी तरह से हट नहीं जाता और प्लांट को क्लीन चिट नहीं मिल जाती, अमेरिकी बिजनेस पर अनिश्चितता बनी रहेगी। बिल्कुल, ये एक मेक और ब्रेक वाली स्थिति है। और वित्तीय स्थिति के बारे में क्या? दूसरा बड़ा जोखिम कंपनी की कमजोर वित्तीय हालत है। जैसा हमने चर्चा की, 951 करोड़ का कर्ज, बढ़ता ब्याज का खर्च और नेगेटिव मुनाफा, ये सब मिलकर कंपनी की आगे बढ़ने की क्षमता को सीमित कर देते हैं। और कोई जोखिम? तीसरा जोखिम है घाटे में चल रही सहायक कंपनियां। जैसे मैंने बताया, ओटीसी बिजनेस यानी वॉरेन और अमेरिकी सब्सिडियरी एफपीपी अभी भी घाटे में है। जब तक ये मुनाफे में नहीं आती, ये कंसोलिडेटेड नतीजों पर बोझ डालती रहेंगी। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो 3 सबसे बड़ी सकारात्मक और 3 सबसे बड़े नकारात्मक बातें क्या होंगी? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। 3 सबसे सकारात्मक पहलुओं से शुरू करते हैं। पहला, कंपनी का मजबूत घरेलू बिजनेस। भारत में इनके स्थापित ब्रांड्स और बड़ा डॉक्टर नेटवर्क एक मजबूत नींव की तरह है, जो मुश्किल समय में कंपनी को सहारा देता है। बिल्कुल। दूसरा, रणनीतिक निवेश अब पूरे होने के करीब हैं। मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लान का पूरा होना एक बड़ा कदम है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में लागत कम होने और मार्जिन सुधरने की साफ उम्मीद है। और तीसरा है रिकवरी की प्रबल संभावना। यूएस एफडीए से गोवा प्लांट के लिए आंशिक मंजूरी मिलना और यूरोप के लिए जीएमपी सर्टिफिकेट मिलना, ये सब सकारात्मक संकेत हैं। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू, 3 सबसे बड़े नकारात्मक पहलू क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा यूएस एफडीए का रेगुलेटरी जोखिम। गोवा प्लांट पर वार्निंग लेटर सबसे बड़ी अनिश्चितता का बादल है। जब तक ये पूरी तरह से छट नहीं जाता, अमेरिकी बाजार में वापसी की कहानी अधूरी रहेगी। ये वाकई एक तलवार की तरह लटका हुआ है। दूसरी है कंपनी की कमजोर वित्तीय हालत। फिलहाल घाटे में चलना, नेगेटिव आरओईसी और बैलेंस शीट पर कर्ज का भारी बोझ, ये सब मिलकर कंपनी की वित्तीय स्थिरता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और आखिरी नकारात्मक पहलू? तीसरा है गिरते हुए मार्जिन। ईबीटा मार्जिन का 21% से गिरकर 4% पर आना, ये दिखाता है कि कंपनी का मुख्य बिजनेस ही गहरे दबाव में है और घाटे में चल रही सब्सिडियरीज इस समस्या को और बढ़ा रही हैं। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको इंडुको रेमेडीज को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी और इसने आपको एक निवेशक के तौर पर सोचने के लिए नए बिंदु दिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी पड़ताल मिस न करें। तो इंडुको रेमेडीज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ इसकी घरेलू पकड़ मजबूत है और मैनेजमेंट के पास रिकवरी का एक साफ प्लान भी है। दूसरी तरफ यूएस एफडीए की अनिश्चितता और कमजोर वित्तीय स्थिति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या कंपनी का मास्टर प्लान और ओटीसी पर लगाया गया दाव इसे इस मुश्किल दौर से निकालकर वापस ग्रोथ की पटरी पर ला पाएगा, या रेगुलेटरी और कर्ज का बोझ इसे और नीचे खींच लेगा? अगली बार तक सोचते रहिए।